पिछले वर्ष मार्च तक तय हो चुका था कि द्वादश ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की पदयात्रा करनी है। मानचित्र बन चुका था दिमाग में कि कहाँ से क्या करना है। 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर हैं इसके बारे में नेट पे भी देखा, शिव पुराण में भी देखा, पढ़ा कि कौन सा कहाँ पर ज्योतिर्लिंग है और किस ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व है, वो ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई तो किस विषय पर। इसका मुझे निर्देश मिला कि हनुमान जी के जन्मदिन पर पिछले वर्ष 2023 में कि जन्माष्टमी के दिन मुझे पदयात्रा शुरू करनी है। द्वादश ज्योतिर्लिंग चतुर्थ धाम पदयात्रा 6 सितंबर को 2023 को जन्माष्टमी पड़ रही थी। उसके अनुसार द्वारका से के पास नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है जहाँ से प्रारंभ करना था। यहाँ गुजरात में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका धाम से ही कोई जाता रास्ता है और द्वारका धाम से ही वापसी होती है। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में द्वारका से होता वो पहुँचा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रार्थना पूजा करी 6 सितंबर 2023 में। उसके बाद द्वारका धाम आए। 7 सितंबर को द्वारका धाम में जन्माष्टमी मनाई। फिर वहाँ चल के सोमनाथ आए। 896 किलोमीटर गुजरात पार करने में लग गया मुझे। ये गुजरात का मूल मानचित्र है। इसमें आप इस पर देख सकते हैं ओखा, कच्छ की खाड़ी, ये शेरमुख है और ये द्वारका लगता है जैसे दांत हो शेर का। द्वारका से ही जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को रास्ता आता है। द्वारका धाम भी हो गया और एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हो गया पहला। और इस मेरी यात्रा वृत्तांत में मैं किनारे सुना पोरबंदर होते हुए पहुंचा सोमनाथ। सोमनाथ के रास्ते से अमरेली, बोटाड, फिर बोटाड से पहुँचे नडियाड, गोधरा और दाहोद। ये शॉर्टेस्ट रूट था। तो गुजरात मैंने 896 किलोमीटर पार करा। 896 किलोमीटर के बाद फिर मध्य प्रदेश में एंट्री करी और मेरा रास्ता था झाबुआ, रतलाम होते हुए उज्जैन पहुंचने का। लेकिन किसी ने शॉर्टकट बताया तो उज्जैन शॉर्टकट से झाबुआ से होते हुए यहाँ से आ गया मैं। उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करे, दीपावली वहाँ मनाई। उज्जैन से फिर इंदौर के रास्ते से नर्मदा के किनारे आ गए। यहाँ पर आपके इस जगह पर यहाँ ओंकारेश्वर है, बिल्कुल एक सीध में। उज्जैन, इंदौर और ओंकारेश्वर बिल्कुल एक सीध में है। फिर यहाँ से मैंने शॉर्टकट के रास्ते पे खरगोन होते हुए मध्य प्रदेश पार करा। ये मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ के विस्तृत दृश्य है। इसके अनुसार मध्य प्रदेश में मैंने गुजरात से झाबुआ में आया था मैं। झाबुआ से फिर पहुँचे उज्जैन से इंदौर के रास्ते नर्मदा किनारे ओंकारेश्वर करते हुए खरगोन के रास्ते में भुसावल आ गया महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र का मानचित्र है और इसमें मध्य प्रदेश में खरगोन से हमने प्रवेश करा भुसावल से सीधी रास्ते पे अजंता है। अजंता गुफा देखी। महाराष्ट्र में सीधी लकीर पर काम होता है।
यूँ महाकालेश्वर से दक्षिण दिशा में उतरना था। खरगोन, खरगोन से फिर यह है भुसावल, भुसावल से महाराष्ट्र में अजंता गुफा एक लकीर पहुँचा। अजंता से सीधे एलोरा आ गए। पहले इसका नाम औरंगाबाद था जनपद का नाम, अब इसका नाम छत्रपति संभाजी नगर हो गया है महाराष्ट्र में। एलोरा गुफा से सीधी लकीर जाती है नासिक। नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये है नासिक। मानचित्र के अनुसार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग यहाँ है तमिलनाडु में, और यहाँ से मुझे महाराष्ट्र के नासिक से आना था। अगर ये सीधा पैमाना यूँ लकीर खींचता मैं तो उसके अनुसार मानचित्र कह रहा था कुछ और। महाराष्ट्र में नासिक से पूना, पूना से कोल्हापुर बॉर्डर, ये रहा कोल्हापुर। कोल्हापुर से कर्नाटक प्रवेश करना था मुझे, यही किया भी मैंने। बिल्कुल सीधी लकीर है ये। तो पहले जो विचार था कि कोल्हापुर से, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, ये रहा महाराष्ट्र कोल्हापुर, राजपुर के निकट समुद्र में। ये कोल्हापुर से मैं उतरता निप्पाणी, बेलगांव, और बेलगांव कहते इससे हुबली, हुबली के रास्ते से मैं मैसूर, और मैसूर से होता हुआ ये रहा मैसूर। इस मैसूर के रास्ते में तमिलनाडु प्रवेश करता। यहाँ से मैं पहुँचता तमिलनाडु में मदुरई, मदुरई, मदुरई के रास्ते पहुँचते रामेश्वरम। लेकिन इसमें परिवर्तन करना पड़ा मुझे, इसलिए बदलाव करना पड़ा क्योंकि कर्नाटक में हनुमान जी का जन्म स्थल है, और इसका रास्ता जो है कोल्हापुर से इधर आते निप्पाणी, निप्पाणी से रास्ता बदल रहा था सीधे बागलकोट, बागलकोट होते हुए हुबली, हम्पी। ये हम्पी है नदी के इस तरफ, तुंगभद्रा नदी है। इस तुंगभद्रा नदी के इस तरफ जो है आंजनेरी पर्वत है, वहीं पे पंचेसर है, पंच सरोवर भी है, और वहीं इसी स्थान पर इस हुबली हम्पी के चारों तरफ ही सारा खेल है। इस हम्पी से फिर हम आए बेंगलोर, फिर रास्ता बदलने पड़ा मुझे। बेंगलोर के रास्ते में होसुर, फिर धर्मापुरी, कृष्णागिरी, धर्मापुरी, सेलम, ये रहा सेलम। सेलम के रास्ते फिर मैं पहुंचा मदुरई, ये रहा सेलम। सेलम से हम नमक्कल होते हुए दिंडीगल, मदुरई आए। मदुरई से मैंने रामेश्वरम का रास्ता पकड़ा। रामेश्वरम से वापसी करी। रामेश्वरम में दर्शन करें। किसी मानव का चेहरा बना दो, एक तरफ का सीधा तमिलनाडु लगता है। कैसे बताता हूँ। ये आप देखें गोलाई, माथे के लकीर, ये आँखें, ये रहा नाक का नक्शा मानचित्र, और ये होंठ और ये ठोड़ी, ये तमिलनाडु बनता पूरा। कितना आसान काम है। अब रामेश्वरम से मैं चला पुदुकोट्टई, तिरुचिरापल्ली, तिरुवन्नमलई और वेल्लोर। वेल्लोर से मैं तमिलनाडु पार करा, चित्तूर, चित्तूर के बाद तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी से फिर
ये पहुँचे हम श्री शैलम। श्री शैलम में कल दर्शन करें 14 अप्रैल को। अब यहाँ तक 4700 किलोमीटर लगभग चल चुका हूँ मैं, और पूरे जो भारत में हमारी गणना है वो 9000 किलोमीटर की थी। 9000 में से 4700 यानी कि आधा काम बचा। ये मेरी यात्रा का अब तक का विवरण है। अब यहाँ से विशाखापत्तनम के रास्ते जो है उड़ीसा में जगन्नाथपुरी पहुँचेंगे। ये रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में श्री शैलम, ये रहा श्री शैलम। अब श्री शैलम से मैं चल चुका हूँ, और यहाँ श्री शैलम से ये पहुँचेंगे विजयवाड़ा। विजयवाड़ा से समुद्री किनारे चलते चलते अंकपल्ली, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, और इस रास्ते से पहुँचेंगे हम उड़ीसा के अंदर। ये पहुँचे पार्वतीपुरम। इस रास्ते से मुझे उड़ीसा में घुसना है। यहाँ से जगन्नाथपुरी उड़ीसा में कराएंगे। जगन्नाथपुरी से फिर बैजनाथ आपका झारखंड में है, और वहाँ से सिलीगुड़ी के रास्ते गुवाहाटी, भीमा शंकर से वापस नेपाल के अंदर, सिलीगुड़ी के रास्ते से नेपाल में काठमांडू, पशुपतिनाथ, उत्तर प्रदेश में बनारस, और अयोध्या के रास्ते केदारनाथ, बद्रीनाथ। द्वादश ज्योतिर्लिंग की पदयात्रा का इस प्रकार समापन होगा। जय भवानी।